जय हिंद बच्चों। आज हम आर्य भाषा के वर्गीकरण के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारा भारतवर्ष भाषाओं, धर्मों, सांस्कृतिक परंपराओं, मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों, भिन्न भिन्न जातियों में साधारण वैविध्य रखता है और ये विविधता भारत को सारे विश्व से अलग करती है। विश्व के इस 7वें विशालतम देश को पर्वत और समुद्र बाकी एशिया के देशों से अलग करते हैं। इसकी अपनी अलग पहचान है, एक वैभवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है। राष्ट्र एकता में अनेकता और अनेकता में एकता जैसी परंपराओं से समृद्ध है और विश्व में भारत को अद्वितीय सांस्कृतिक लोक के रूप में देखा जाता है। भाषा की दृष्टि से बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ मातृभाषाओं की संख्या ही 1500 से अधिक है और यहाँ पर भिन्न भिन्न श्रेणी की भाषाओं को बोला जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप के भाषा परिवारों में दक्षिण एशिया में मुख्यतः 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी सामी भाषा परिवार की अरबी अपवाद के अलावा इन 4 भाषा परिवारों में बोली जाती है। ये 4 भाषा परिवार हैं। पहला है, जो सबसे बड़ा है, वो है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये भारतीय और यूरोपीय दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को समन्वित करके बना हुआ परिवार है और इसे बोलने वालों की जो संख्या है वो सबसे अधिक मानी जाती है। इसके बाद आती है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा परिवार, फिर है आग्नेय परिवार, जिसको हम अंग्रेजी में आस्ट्रिक अथवा आस्ट्रो एशियाटिक, आग्नेय भाषा परिवार को आस्ट्रिक या आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी कहते हैं और इसको बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 1.13% संख्या है। इसके बाद चौथा भाषा परिवार है वो सिनो तिब्बती भाषा परिवार है, जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली खमटी भाषा को छोड़ करके भारत में तिब्बत वर्मी उप परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और इसे बोलने वालों की संख्या 0.97% है और 116 भाषाओं की सूची में इन 8 भाषाओं को बोलने वाले लोग, जो विशेष 8 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, यद्यपि इन लोगों का कोई क्षेत्र नहीं है, फिर भी इन भाषाओं का प्रचलन भारत में है। ऐसी भाषाएं हैं संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी और सिंधी, लहंदा, नेपाली, तिब्बती और उर्दू। ये 8 भाषाएं, यद्यपि इनका कोई क्षेत्र नहीं है,
विशेष क्षेत्र नहीं है, फिर भी ये भाषाएं भारतवर्ष में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, लिखी जाती हैं और इनका प्रचुर मात्रा में साहित्य भी विद्यमान है। में उल्लेखित 4 भाषा परिवारों के विवेचन से हम इनके नामों से अवगत हुए हैं और हम देखते हैं कि साहित्य शास्त्रियों ने इन भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। फिर दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा वर्गीकरण का तीसरा अंग है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यह 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान काल में इसका समय माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद का समय यूं तो अनिश्चित है, लेकिन इसके मंत्रों में प्रयुक्त की गई भाषा का विश्लेषण करने से हमें उनकी रचना का समय और स्थान इनके बारे में अनुमान लगाने में थोड़ी सहायता मिलती है। ऋग्वेद कई शताब्दियों में और कई स्थानों पर रचा गया है। उसकी विद्यमान भाषा वो बहुआयामी है और जिससे कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये भाषा देश और काल भेद के कारण ऐसा हुआ है। ऋग्वेद के दशम मंडल में प्रथम और दशम मंडल की अपेक्षाकृत बाद की रचना प्रतीत होती है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक की भाषा वो सर्वाधिक प्राचीन अनुभव की जाती है। ऋग्वेद के साहित्य में संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद आदि आते हैं। संहिता से उपनिषद तक का विकास भावधारा की दृष्टि से नहीं, भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह विकास शताब्दियों में संभव हुआ है। भाषिक अध्ययन की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व बहुत अधिक है। इसका कारण ये है कि ये ग्रंथ मुख्यतः गद्य में लिखे गए हैं और वाक्य रचना की प्रणाली को हम समझ सकते हैं। जिस भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई है वो आम बोलचाल की भाषा न होकर के उस समय के मानक साहित्य की भाषा थी और उसके समानांतर लोक भाषाएं भी रही होंगी, परंतु उनके लिखित साहित्य के अभाव में हमें उनके बारे में जानने का कोई माध्यम प्राप्त नहीं होता है। जैसे ऋग्वेद में वर्णित है कि सूप से सत्तू को शुद्ध किया जाता है, तो बुद्धिमान लोग बुद्धिबल से परिष्कृत भाषा को प्रस्तुत करते हैं। हमें प्राचीन और मध्य काल के भारतीय आर्य भाषाओं के साहित्यिक भाषा के रूप उपलब्ध हैं। विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों में सामान्य लोगों के द्वारा बोली जाने के कारण बोली जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में हमें कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है। किसी काल में सामान्यतः साहित्यिक भाषा का आधार उस काल की मानक संपर्क भाषा होती है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के परंपरागत अध्ययनों को पढ़ने के बाद यह अनुभव किया गया कि प्राचीन एवं मध्यकाल में तो भाषाओं की संख्या कम थी, मगर आधुनिक काल में भाषाओं की संख्या वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इस प्रकार
प्रकार की धारणा अवैज्ञानिक और अतार्किक है। इसका कारण भी है कि आधुनिक काल में सामाजिक जनसंपर्क बहुत बढ़ा है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भाषा क्षेत्र में सामाजिक संपर्क किसी भाषा के ही माध्यम से होता है और यह जितना अधिक होता है भाषा भेद उतने कम होते जाते हैं। वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर इतना पता चलता है कि वेदों की छांदस भाषा को उदीच्य प्रदेश के पुरोहित सबसे शुद्ध मानते थे तथा उस काल में मध्य देशी एवं प्राच्य जनभाषाएं भी बोली जाती थी। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेद संहिता के सूक्ष्म अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उसकी सूक्त में जहाँ तहाँ बोली उपस्थित है। विद्वानों की एक वर्ग की मान्यता है कि वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। विद्वानों का दूसरा वर्ग यह मानता है कि संस्कृत का विकास वैदिक के बदले तदयुगीन किसी बोली से हुआ जो अनेक कारणों से महत्वपूर्ण बन गई। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के भाषिक विकास के गहन अध्ययन से दूसरा मत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इसका तार्किक आधार भी है कि किसी लोक भाषा का संस्कारित रूप ही संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ ही है सुसंस्कारित भाषा। इस वर्ग की मान्यता को समझने के लिए हम खड़ी बोली का उदाहरण ले सकते हैं। अपभ्रंश काल में शौरसेनी का संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार होता था। 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक शौरसेनी की परंपरा का निर्वाह व्रज मंडल में अधिक हुआ और राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि कारणों से दिल्ली के चारों ओर बोली जाने वाली खड़ी बोली हिंदी भाषा क्षेत्र की अन्य भाषाओं बोलियों की तुलना में आगे निकल गई और अन्य उपभाषाओं जैसे पंजाबी आदि भाषाओं के भाषिक तत्वों के समाहार से स्वाधीनता आंदोलन के समय संपूर्ण भारत की सर्वमान्य राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा या साहित्यिक भाषा बनने का यह अर्थ नहीं कि उसके बाद हिंदी भाषा क्षेत्र की अन्य उपभाषाओं और बोलियों का व्यवहार ही बंद हो गया हो। ऐसा नहीं हुआ। संस्कृत भी समसामयिक लोक भाषाओं जनभाषाओं की तुलना में आगे निकली और वो भारत की सांस्कृतिक भाषा बनी। यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि क्या इसका प्रमाण है? तो निश्चय ही भाषिक रूप से तो ये प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी साहित्य में उल्लेख के रूप में कुछ न कुछ तो जरूर प्राप्त होता है। जैसे कि पृथ्वी अथर्ववेद के 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त में कहा गया है जनब विभ्रति बहुधा विवाचासम, अर्थात सामान्य जनों के द्वारा विविध भाषिक रूपों के अस्तित्व का संकेत प्राप्त होता है। वाल्मीकि कांड रामायण के किष्किंधा कांड में शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण के अध्ययन का और अपभाषण से बचने का निर्देश मिलता है। इसी तरह से रामायण के हनुमान जब राम का संदेश लेकर के लंका में सीता जी के पास पहुंचते हैं तो उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। ये एक रचनाकार का द्वंद्व है कि सीता को संदेश किस भाषा में दिया जाए, दैवी संस्कृत भाषा में या मानुषी भाषा में। तो हनुमान जी स्वयं से प्रश्न करते हैं कि यदि मैं दैवी भाषा शुद्ध परिष्कृत संस्कृत में बात करूं तो कहीं सीता देवी यह न समझ लें कि मैं रावण के द्वारा वानर वेश बना करके भेजा गया हूँ रावण के दूत के रूप में। तो
सीता जी इससे भयभीत हो जाएंगी। श्लोक आता है, यदि वाच्यम प्रदास्यामि मानुषीमिह संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। इसी तरह से कालिदास के कुमार संभवम में यह वर्णित है कि शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर सरस्वती शंकर से जिस भाषा में बात करती हैं उससे भिन्न भाषा में वे पार्वती से बात करती हैं। भरत मुनि ने नाना देशों के प्रसंग में के अनुसार भाषिक प्रयोगों का विधान किया है और इस प्रकार से ये कहा जाता है कि यह यद्यपि संस्कृत भाषा काल में हम विभिन्न समसामयिक अन्य लोक भाषाओं और जन भाषाओं को प्रत्यक्ष नहीं देखते, तथापि भाषा व्यवहार की सर्वमान्य मान्यता और तदयुगीन भाषा के संदर्भों के आधार पर यह माना जा सकता है कि संस्कृत भाषा के काल में भी विभिन्न समसामयिक लोक भाषाएं, जन भाषाएं वो व्यवहृत होती थी। वैदिक संस्कृत और संस्कृत लौकिक संस्कृत भाषाओं की सामान्य प्रवृत्तियों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें सबसे पहला तथ्य जो प्राप्त होता है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक हैं। श्लिष्ट योगात्मक। दूसरा, वैदिक भाषा में विसर्ग दो उपस्वन भी मिलते हैं, द्विओष्ठ संघर्षी और कंठ संघर्षी। इनका पूरक वितरण है। लौकिक संस्कृत में दोनों उपसनों का प्रयोग समाप्त हो गया और इनके स्थान पर विसर्ग का ही प्रयोग होता है। तीसरा, वैदिक संस्कृत में अय और औ का उच्चारण वृद्धि स्वर अर्थात क्रमशः आ, ई तथा आ, उ के रूप में होता है। लौकिक संस्कृत में इनका उच्चारण अ, ई और अ, उ के रूप में होने लगा। आ की जगह पे अ हो गया। चौथा, वैदिक संस्कृत में री और री का अक्षरिक उच्चारण होता था। लौकिक संस्कृत में इनका शुद्ध उच्चारण बंद हो गया और इनकी अक्षर शिखर की मान्यता भी समाप्त हो गई। पांचवा, वैदिक संस्कृत में रूप रचना में अधिक विविधता और जटिलता मिलती है। उदाहरणार्थ, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में देव शब्द के लिए देवा और देवासह दोनों शब्द रूप मिलते हैं। इसी तरह तृतीया के एक वचन में देवई और देवे भी दोनों रूप मिलते हैं। संस्कृत में आकर के ये रूप अधिक व्यवस्थित हो गए और अपवाद रूपी प्रयोगों की भी कमी हो गई। संस्कृत में संभावनार्थक हेतु हेतुमत का प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में इसका सामान्य प्रयोग होना समाप्त हो गया। वैदिक संस्कृत अनुतानात्मक है, जिसके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्तर हैं। लौकिक संस्कृत में अनुतान के स्थान पर बलाघात का प्रयोग होने लगा। आठवां, दोनों कालों की भाषा में 3 लिंग और 3 वचन हैं। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द से हटकर स्वतंत्र शब्द के रूप में मिलता है, लेकिन लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग शब्द में जुड़कर अर्थात उपसर्ग के रूप में ही मिलता है। तो फिर इसके बाद आती हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास काल को भी
3 भागों में विभाजित किया गया है। अब जिनका उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे।